गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सारे सेक्शंस जो आपके एग्जाम में है उसी तरीके से है, ऑब्वियसली एक सैम्पल पेपर है। तो हम ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से चलेंगे एंड सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस भी, शॉर्ट आंसर्स भी और लॉन्ग आंसर्स भी। सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, इवन जो कार्टून्स और पैसेज और मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे पॉलिटिकल साइंस के सैम्पल पेपर की तरह मैंने हिस्ट्री का सैम्पल पेपर भी डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से उसको भी देख सकते हो। वो भी आपको काफी हेल्प करेगा अगर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट अरब स्प्रिंग दैट बिगन इन 2009 लेटर टर्न्ड इनटू अ सोशल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट या इकोनॉमिक मूवमेंट। तो जो ये अरब स्प्रिंग मूवमेंट थी जो 2009 में शुरू हुई थी, ये लेटर ये पॉलिटिकल मूवमेंट में टर्न हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड द कोप इन द ईयर 1991। बोरिस येल्सिन, मिकानी गोर्बचेन, लियोनार्डो ब्रेजनेव, जोसेफ स्टालिन। तो इनमें से कौन सा ऐसा सोवियत लीडर था जिन्होंने 1991 में कोप फेस किया था? तो उसका आंसर है मिखाली गोर्बचेव। ए नहीं, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट appropriate statement for the ASEAN way, ASEAN way reflects the lifestyle of ASEAN members, is an informal and cooperative interaction among ASEAN members, is the defense policy followed by the ASEAN members, is the philosophical principle that connects all the ASEAN members। तो जो ये appropriate statement है वो है बी। ये एक इनफॉर्मल और कोऑपरेटिव इंटरैक्शन है अमंग एशियन मेंबर्स। Next question, choose the correct set of countries that refused to adopt the Maastricht Treaty and European currency Euro. Britain and France, Denmark and Sweden, US and USSR, Canada and Sweden। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने रिफ्यूज किया था ट्रीटी भी और यूरो भी? तो इसका आंसर है डेनमार्क एंड स्वीडन। अब ये एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक एजर्शन दी हुई है और उसके बाद फिर नीचे एक रीजन दिया होगा। तो दोनों में यही सेम पैटर्न फॉलो होगा ए बी सी डी का, कि ए तब होगा जब ए और आर दोनों सही हैं और आर रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। अगर ए और आर सही हैं बट वो रीजन नहीं है तो बी। ए स्टेटमेंट सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ये ए बी सी डी, ये अगले दोनों क्वेश्चंस में सेम पैटर्न चलेगा। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। एजर्शन है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसीलिए मीन्स की तरह यूज करती है कि वायलेंस को अवॉइड करने के लिए। इसका रीजन है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। तो सेकेंड रीजन ये कह रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज एक दूसरे से आइडियाज और इंफॉर्मेशन शेयर करती है अपने राइवल्स के साथ, अपने जो दुश्मन जिनसे उनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं उनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करती है। तो जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन एजर्शन का रीजन ये नहीं है, तो इसीलिए ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। द रियल चैलेंज फॉर इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी।
जो रियल चैलेंज था इंदिरा गांधी का वो ऑपोजिशन से नहीं था, उनकी अपनी पार्टी से था। रीजन क्या है? शी हैड अ डील विद द सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। सेकंड ये कह रहा है कि उनकी एक सिंडिकेट के साथ डील थी। जो सिंडिकेट कौन है? वो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं कांग्रेस के अंदर। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंदिरा गांधी को ऑपोजिशन से नहीं उनको अपोज हो रहा था, जबकि कांग्रेस के अंदर से ही उनको अपोज किया जा रहा था। और सेकंड की सिंडिकेट के साथ उन्होंने एक डील की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टेटमेंट को कि सिंडिकेट विद इन द कांग्रेस का ही हिस्सा थे और वही उनको अपोज कर रहे थे। तो इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7। टेररिज्म रेफर्स टू अ बॉम्ब ब्लास्ट इन अ मार्केट प्लेस और ट्रेन या फिर एटसेट्रा कहीं पे भी। सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस। अ एक्सटर्नल अटैक बाय एनी मिलिट्री ग्रुप। वायलेंस क्रिएटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल। चाहे कोई भी किसी भी तरीके का वायलेंस जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे एक इंसान कर रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं टेररिज्म। तो इन चारों में से कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो टेररिज्म हम सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें सोसाइटी में एक डर पैदा किया जाए, और किस तरीके से? हथियारों से और अलग अलग ब्रूटल वायलेंस से, तो उसको हम टेररिज्म रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग आर ट्रू? नीति आयोग acts as a think tank of the union government. नीति आयोग acts against terrorism. नीति आयोग acts in the spirit of cooperative federalism. नीति आयोग decides more role for bigger states and smaller role for smaller states. तो ये चार में से आपको बताना है कि कौन से कोड्स जो स्टेटमेंट्स ऑफ नीति आयोग हैं वो सही हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें कि नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग एक्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म नहीं, नीति आयोग टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लेती है। नीति आयोग एक्ट्स इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसकी स्पिरिट में वो एक्ट करती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग डिसाइड्स मोर रोल फॉर बिगर स्टेट्स एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉलर स्टेट्स। हाँ, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है सी, 1, 3 और 4। सेकेंड वाला जो अगेंस्ट टेररिज्म है वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9। नेम द पर्सनालिटी हु ड्राफ्टेड सेकेंड 5-year प्लान। तो सेकेंड 5-year प्लान किसने ड्राफ्ट किया था? केसी निगोय, टी कृष्णमचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख या पीसी मनोबिलिस। तो इनमें से किसने सेकेंड ईयर 5-year प्लान ड्राफ्ट किया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट ईयर 5-year प्लान किस मेन फोकस पे था हमारा। फर्स्ट 5-year प्लान के बारे में आप मुझसे 2 से 3 लाइंस आप लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो सेकेंड 5-year प्लान पे आते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट किया था वो किया था पीसी मनोबिलिस ने। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 10 में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज की फर्स्ट कौन सी हुई है, सेकंड कौन सी हुई है, उसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है सेकंड जनरल इलेक्शन। फिर वीवी गिरी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ जनरल इलेक्शंस, तो ये तो कॉमन सेंस हो गई, फोर्थ है और ये सेकंड जनरल इलेक्शन है। फिर कांग्रेस, रेडिकल और सीपीआई एलाइज वॉन मेनी सीट्स इन जनरल इलेक्शन। तो जो कांग्रेस, रेडिकल्स थे और सीपीआई थी, उन्होंने मिलके जो अलायंस किया था सॉरी, उन्होंने इलेक्शन जीता। तो सबसे पहले जो चीज हुई वो हुई थी सेकंड जनरल इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए। फोर्थ जनरल इलेक्शन होने के बाद अब जो वीवी गिरी थे वो प्रेसिडेंट बने थे। और इसके बाद ही जो जब कंक्लूजन आता है, ये एक एस्टिमेट था कि जो इन्होंने सीपीआई और कांग्रेस आर ने मिलके ज्यादा सीट्स जीती हैं, तो वो फोर्थ है। तो इसका आंसर होगा 1,
324 1324 आंसर है ए। इसमें ना जरा ऑर्डर बड़े ध्यान से चेक करे करना है। कभी कभी हम मार्क तो सही करते हैं, हमें आंसर भी सही पता होता है, बट जब हम आंसर फिल कर रहे होते हैं तो हम इस ऑर्डर को ना ध्यान नहीं देते हैं, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है, नेम द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधीज इलेक्शन एज इनवैलिड। ओम प्रकाश त्रिवेदी, जगमोहन लाल सिन्हा, नारायण दत्त ओझा, कुंज बिहारी श्रीवास्तव। तो इनमें से कौन से ऐसे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर किया था, जजमेंट दी थी? तो उनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा, बी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, नेक्सलाइट मूवमेंट या गुजरात मूवमेंट। तो अगर हम इसमें से सबसे ज्यादा ऑड वन आउट बोलें जो अगर हम इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो है नेक्सलाइट मूवमेंट। ठीक है, तो अब ये सेक्शन बी है। इसमें जो मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी शॉर्ट फॉर्म में, से ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, बट मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप इसमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हो, और उनको जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर लिख पाओगे, आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पे मैंने ऐसे 2 मार्कर में भी 3 पॉइंट्स दिए हैं, या आगे भी आप देखोगे कि मैंने ज्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, जस्ट कि आप इसमें से चूज कर पाओ, आपको चॉइस देने के लिए। और जरूरी नहीं है कि यही सेट स्टोन है, आपको अगर लगता है कि आप कोई और बेटर ऑप्शन या फिर कोई और पॉइंट भी लिख सकते हो जो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा पहले जो ये 12 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं, आप इसमें से मुझे बताएंगे कि इन 12 में से आपके कितने ठीक हुए, और कुछ ऐसा था जो आपको लगा कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये आंसर्स मैंने ऑफिशियल आंसर की जो है सीबीएसई की, उसमें से ही वेरीफाई करके फाइनलाइज किए हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से रिवाइज करके, इसको दोबारा भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो उसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। हाईलाइट एनी वन फीचर इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय बोथ रशिया एंड इंडिया। तो एनी वन फीचर बोल रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, तो मैंने तो 3 फीचर्स दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा किसको आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये आंसर है फीचर्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बोथ इन इंडिया एंड रशिया। तो पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि वो है को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम टू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्स। काफी सारी पावर्स जो इंटरनेशनल सिस्टम में हैं, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही हैं। फर्स्ट फैक्टर ये है। सेकेंड फीचर, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरडिपेंडेंट, यहाँ पे स्पेस आना था, इंटरडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज। तो नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स इंटरनेशनली जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं उनके लिए, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हर कंट्री के लिए। डिसीजंस थ्रू बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशन, तो उनके थ्रू डिसीजन मेकिंग बॉडीज। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के ये कुछ फीचर्स हैं, इनमें से आप देख लीजिएगा आपको कौन सा बेटर एक्सप्लेन होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया एंड सजेस्ट वन वे टू एनहांस पीस एंड कॉपरेशन इन दैट रीजन। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें, तो साउथ एशिया यूजुअली बांग्लादेश, भूटान। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, तो ये 1+1 है। तो सबसे पहले आपको नेम बताना है उन कंट्रीज का जो इंक्लूडेड है साउथ एशिया में, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। और सेकंड में वो कह रहा है कि एक वे आपको बताना है जिनसे आप इन कंट्रीज में एनहांस कर सकते हो। तो मार्किंग स्कीम की ना नजर एक बार क्वेश्चन पेपर में मार लेना कि 1+1 है, तो बराबर मार्क्स है। ये नहीं कि आप कंट्रीज कम लिख दो और एक्सप्लेन करते हुए तो पूरा पेज ही भर डालो, तो ध्यान रखना। तो साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एज वेल एज अफगानिस्तान। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया में इंक्लूड होती हैं। पीस एंड कॉपरेशन इन जगहों पे इनहैंस की जा सकती है बाय सार्क एंड इनिशिएटिव्स लाइक साफ्ता,
इन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर्स में पीस मेंटेन करने के लिए इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम इसमें पीस, शांति और हार्मनी इनहैंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी टू इश्यूज दैट डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो दोनों इश्यूज के 1+1 है, तो जो दो इश्यूज जो हाईलाइट करते हैं, two issues that dominate politics of northeast India are first, demands of autonomy, and second, movement of succession and opposition to outsiders. तो जो इश्यूज जो डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स को, वो है ऑटोनॉमी की डिमांड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो होती है, और दूसरा सक्सेशन कि अब आगे का सक्सेशन जो होगा, और आउटसाइडर्स जो आते हैं उनकी तरफ एक ऑपोजिशन होता है। तो ये दो पॉलिटिकल डोमिनेटेड इश्यूज हैं जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। इनको थोड़ा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर देना, मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स दिए हैं। अगर कोई और पॉइंट आपको लगे बेहतर तो आप इनमें से वो भी चूज कर सकते हो इनकी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while throwing some light on the Mandal issue, give one reason for anti-Mandal protests in India. 1+1 है। The first point है, the National Front government decided to implement जो भी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन थे 1990 में। द रिकमेंडेशन ये सजेस्ट कर रहा था कि जो 27% ऑफ जॉब्स हैं सेंटर गवर्नमेंट में, वो रिजर्व की जाएं फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फर्स्ट ये है जिसके कारण एंटी मंडल प्रोटेस्ट इंडिया में शुरू हुआ। सेकेंड है, दिस लेड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये जो सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन थे, ये मंडल इशू की तरीके से प्रोमिनेंट हुआ। दिस इशू हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। 1989 से जो हमारी पॉलिटिक्स शेप हुई है, उसके बाद से एक टर्न आया है पॉलिटिक्स में, उसमें मंडल इशू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन 17, elevate balance of power as a significant component of traditional security policy. तो governments are very sensitive to the balance of power between their country and other countries, जो internationally सब चीजों का traditional security policy. They work hard to maintain a favorable balance of power with other countries, especially those with whom they have differences. जिनके साथ उनको पता है कि उनकी ज्यादा बनती नहीं है, उनके साथ वो बैलेंस क्रिएट करने की जरूर कोशिश करते हैं, या फिर वो कंट्री जिनके साथ उनकी पास्ट में कभी लड़ाई हो चुकी है। सेकेंड पॉइंट है, अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस पावर इज टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर। ऑल्दो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेस की तरह प्ले करती हैं जब मिलिट्री पावर की बात आती है। तो आज की डेट में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 1+1 था। तो ये मार्किंग स्कीम में बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि आपको एक हैबिट पड़े कि क्वेश्चन पेपर जब आप खुद भी सॉल्व करने बैठो या एग्जाम में दो, तो एक बार देख लिया करो, क्योंकि आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको काफी सारा टाइम देना है। अगर आप शॉर्ट मार्क्स में ही टाइम ज्यादा दे दोगे, या से वो 1+1 साउथ एशिया वाला था, तो अगर आपने कंट्रीज ठीक से एक्सप्लेन नहीं की तो यू विल स्कोर लेस। तो वो चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाउ फार डिड राजीव गांधी एंड लगवा Accord succeeded in bringing normalcy in पंजाब। तो अगर हम राजीव गांधी, लॉन्गवॉल अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड की बात करें, तो ये स्टेप था नॉर्मलसी पंजाब में, पीस लाने का। बट पीस आया नहीं इतनी आसानी से, या फिर हम कहें कि जैसे ही ये चीज हुई और पीस इमीडिएटली नहीं आया, एंड एक साइलेंस ऑफ वायलेंस जो था, साइकिल ऑफ वायलेंस, वो कंटिन्यूड रहा नियरली 10 साल तक, डेकेड तक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट्स रूल को इम्पोज करने की कोशिश की स्टेट में, और नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस को सस्पेंड किया गया। It was not easy to restore political process in the atmosphere of suspension and violence, क्योंकि जो नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस था उसको सस्पेंड कर रखा था, वायलेंस कंटिन्यूड था,
तो जब वायलेंस भी चल रहा है, सस्पेंशन भी हो रहा है, तो नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे रिस्टोर होगा? जब इलेक्शन 1992 में हुए तो सिर्फ 24% ऑफ इलेक्टोर्स turned out to vote. Imagine, militancy was eventually eradicated by the security forces. तो जैसे जैसे मिलिट्री हटाई गई, पीस रिटर्न हुआ पंजाब में 1990s में। तो ये आपका सेक्शन बी था। अभी तक हम सेक्शन 1 जो एमसीक्यू बेस्ड है वो, और सेक्शन 2 जो शॉर्ट मार्क क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन 19 है, सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू द चैलेंज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव कम फ्रॉम इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू मूवमेंट अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ। जो अर्थ में से चीजें निकाली जाती हैं, जैसे मिनरल्स निकाले जाते हैं, खुदाई की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है चीजें, उनके रेफरेंस में आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। साथ ही साथ एंड अगेंस्ट मेगा डैम्स, जो डैम्स बनाए जाते हैं जिसके कारण ट्राइब, जो काफी सारे जो लोग हैं, लोकल लोगों की स्टेट या गवर्नमेंट्स के साथ एक लड़ाई रहती है, उन दोनों के रेफरेंस में आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज to the challenge of environmental degradation have come from environmental movement। जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स है जब लोग खड़े हो पाए हैं जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अगेंस्ट, वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट से उभर कर आया है। तो अब ये 2+2 है, मतलब आपको 2 मार्क्स का एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ और 2 मार्क्स का मेगा डैम्स के बारे में लिखना है। 2 पॉइंट्स इसके, 2 पॉइंट्स इसके। तो फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ। पहला, द मिनरल इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन, जो अर्थ से वो मिनरल्स निकाल रहे हैं उनका यूज केमिकल्स में, एंड इट्स पॉल्यूशन ऑफ वाटरवेज, जो भी वाटरवेज का पॉल्यूशन है और लैंड का। ये तो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ, आप इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेना। इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि वहां के लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है दूसरी जगहों पे। ये सारे फैक्टर्स, केमिकल यूज, एक्सट्रैक्ट करना मिनरल्स को, पॉल्यूशन वाटरवेज और लैंडवेज से, ये और लोगों का डिस्प्लेस करना, ये कंटिन्यूअस इनवाइट करता है क्रिटिसिज्म काफी इंडिया के हिस्सों से और ग्लोब से भी। एक एग्जाम्पल ऑफ फिलीपींस वेयर वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके फिलीपींस में वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मुहिम चलाई, एंड ऑस्ट्रेलियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी जो कि वहां पे माइनिंग कर रही थी उसको अपोज किया। उस कंपनी के ऑपोजिशन में अपनी कंट्री फिलीपींस में ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ड ऑन एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स एंड एडवोकेसी ऑन द बेसिक राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडिजियस पीपल्स, ये इसमें स्पेस आएगा। तो वहां पे फिर फिलीपींस के लोगों ने इसके अगेंस्ट अपोज किया। तो ये आप सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हो फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड में एक एग्जांपल दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं, मेगा डैम्स। टुडे मेगा डैम्स पूरी दुनिया में बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इनको अपोज कर रही हैं। अर्ली 1980s में हमने देखा था सबसे पहला एंटी डैम मूवमेंट शुरू हुई थी नॉर्थ में। ये कैंपेन नियरली सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड जो उनकी सराउंडिंग फॉरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे पहले ये वहां पे सबसे पहला एंटी डैम मूवमेंट शुरू हुआ था। अब एग्जाम्पल ऑफ इंडिया की बात करें तो सम ऑफ द लीडिंग एंटी डैम एंड प्रो रिवर मूवमेंट्स इंडिया में भी की गई हैं, और सबसे फेमस है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट नोन मूवमेंट्स हैं, जिनके लिए लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये रिवर भी प्रोटेक्ट करनी है। यहाँ के आसपास के जो ट्राइबल पीपल है दे ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट दिस एरिया, तो उसके लिए मूवमेंट चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 कह रहा है एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कॉपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन से ऐसे एरियाज हैं
जहाँ पे हम कॉपरेट करते हैं उसके बारे में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे, एंड कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम डिसएग्रीमेंट करते हैं वहां पे आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो 2+2 है, ध्यान दीजिएगा मार्किंग स्कीम पे। तो areas of cooperation between India and Bangladesh are as follow. Bangladesh is the part of India's Look East policy. Second, cooperation on disaster management and environment issues has always been there. तो हमारा एक लुक ईस्ट पॉलिसी, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। और सेकंड फैक्टर में आप डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज जो भी होते हैं उसमें हम कॉपरेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव कंसिडरेबली। ये मतलब आप इसी को ही साथ में भी एक्सप्लेन करके ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। जहां पे हम डिसएग्री करते हैं, ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपकी मर्जी है, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप वो चूज कर सकते हैं। रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर है उसको लेके हमारे बीच में थोड़ी डिस्प्यूट है। इंडिया गवर्नमेंट इज अनहैप्पी ओवर द डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन बाय बांग्लादेश। जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा अनहैप्पी, क्योंकि हमारी कंट्री में ऑलरेडी एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप बाहर से इमिग्रेंट इलीगली इमिग्रेंट कर रहे हो, आप एक सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन उठता है, सब चीजें मैनेज करने पे, तो इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट हैप्पी विद दैट, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स फेयर ऑल्सो। बांग्लादेश सपोर्ट ऑन एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। जो वो सपोर्ट करता है इंडिया के अगेंस्ट एक्शंस को, वो भी बिल्कुल सही नहीं है और उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये हमारे डिसएग्रीमेंट के फैक्टर्स हैं और एग्रीमेंट के फैक्टर्स ऊपर मेंशन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 कह रहा है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परसुएडेड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड। जो आज की हमारी इंडिपेंडेंट आजाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या वो पीसफुल वर्ल्ड जो हमने ड्रीम किया था, क्या उसकी तरफ हमें बढ़ा रही है? इसको 3 सपोर्ट सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट कीजिए। तो पहले तो आपको अपना ओपिनियन देना है और 3 आपको अपने हाँ या ना के सपोर्ट में करना है। तो मैं एग्री करती हूँ कि गिवन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सेम आर एज फॉलो। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विग्रसली परसुएडेड, जो हमारा ड्रीम था पीसफुल वर्ल्ड का, बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जिसके कारण जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन था वो थोड़ा कम हुआ और हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी कंट्रीब्यूट किया है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। कोल्ड वॉर के टाइम पे द यूएस, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो और जो सोवियत वॉरसॉ पैक्ट, वो 2 तरफ से ये चीजें एग्जिस्ट हुई थी, लेकिन इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट जो कि आइडियल फॉरेन पॉलिसी थी और बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट, तो वहां पे उन्होंने वो चूज किया। नेक्स्ट, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर 2 कैंपेन्स, ना हमने यूएस का नाटो ना हमने वॉरसॉ पैक्ट। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इंडिया वांटेड टू कीप डिस्टेंस, जो मिलिट्री अलायंसेस थे यूएस के और सोवियत के, उन दोनों से हमने एक डिस्टेंस रखा। नेक्स्ट पॉइंट में से आप कोई भी चूज कर सकते हो पॉइंट्स, तो मैंने तो 4 दिए इसमें। इन 1956 ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट, ये बेसिकली ऑफिशियल आंसर्स हैं, तो इनमें से आप अपनी मर्जी के अलावा इनमें से अगर आप कुछ चूज करोगे तो वो बेटर रहेगा। इन 1956 ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर द स्विस कैनाल इशू। इंडिया ने वर्ल्ड प्रोटेस्ट, जो इंडिया ने अगेंस्ट नियो कॉलोनियल इन्वेजन, उसके अगेंस्ट वर्ल्ड प्रोटेस्ट किया, और उसी साल यूएसएसआर ने भी हंगरी में इन्वेड किया, लेकिन तब इंडिया ने पब्लिक कमेंडेशन को नहीं ज्वाइन किया। डिस्पाइट सच अ सिचुएशन, बाय लार्ज इंडिया डिड टेक अ इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज। तो हमने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया यूएस या सोवियत के। ये वाला पॉइंट तो जरूर ही लिखना दोनों, कि हम दोनों में से किसी की तरफ नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज 2 रीजंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो जून 25, 1975 में, उसके 2 रीजंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इंदिरा गांधी इलेक्शन टू लोकसभा वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट,
जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जगमोहन लाल सिन्हा उस वक्त के जज थे, उन्होंने जजमेंट दी थी कि जो इंदिरा गांधी के इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के वो इनवैलिड है। इसका मतलब ये था कि वो लीगली अब एमपी नहीं थी, तभी इसका मतलब जब वो एमपी नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती हैं अनलेस वो दोबारा इलेक्ट होती एमपी, और उसमें विद इन 6 मंथ्स में उनको दोबारा इलेक्ट होना था। लेकिन जून 24 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्शियल स्टे जो हाई कोर्ट में हुआ था, उस जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि उनका इनवैलिड है, उस पर पार्शियली स्टे दिया टिल द टाइम हर अपील वाज डिसाइडेड। तो अब वो एमपी नहीं रह सकती थी, और वो प्रोसीडिंग्स में जो लोकसभा में डिस्कशंस चल रही थी वो उनका हिस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एमपी ही नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात। तो अपोजिशन पार्टीज अंडर जयप्रकाश नारायण डिमांडेड मिसेस गांधीज रेजिग्नेशन, और जयप्रकाश नारायण आस्क्ड आर्मी, पुलिस and government employees not to obey orders of government. He called total revolution and became a symbol of opposition to emergency. तो वो उस वक्त के ये 3 पॉइंट्स हैं, ये दोनों आप इकट्ठे भी कर सकते हो, एंड ये फैक्टर्स हैं जिनके कारण इमरजेंसी 25 जून 1975 में इम्पोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। द सोवियत यूनियन एक स्टेटमेंट है, द सोवियत यूनियन एक ग्रेट पावर बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन कुछ ही वक्त में विद इन नो टाइम सोवियत यूनियन ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गई, जिसके कारण उसके सिटीजन्स की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर आर्ग्यूमेंट्स अपने जो हाँ या ना पे आपको आर्ग्यूमेंट करना है। तो सोवियत यूनियन जो है ये ग्रेट पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वेरी सून वो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गई। इस बात से मैं एग्री करती हूँ। मेरी स्टेटमेंट्स पहला है कि सोवियत इकोनॉमी जो थी वो वर्ल्ड वॉर के बाद मोर डेवलप थी पूरे वर्ल्ड से, सिवाय यूएस को छोड़ के पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा डेवलप थी। एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज थे। सोवियत जो स्टेट थी उसके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पर सिटीजन्स का, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर वेलफेयर स्कीम। तो सोवियत सिस्टम इतना सबके बाद भी बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हुआ, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो थी ही नहीं, जिसके कारण लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और उन्होंने जोक्स और कार्टून्स का सहारा लेना शुरू किया। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो सोवियत स्टेट में थे उनको रिफॉर्म की जरूरत थी। एक ही पार्टी जो सोवियत पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी सोवियत यूनियन को, उनका बहुत टाइट कंट्रोल था हर इंस्टीट्यूशन पे, और वो किसी को भी अपना जवाबदेही नहीं होती थी, वो अनअकाउंटेबल थे, वो कुछ भी कर सकते थे। पार्टी ने जो लोगों की अर्ज थी, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स, सोवियत यूनियन की 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स बने, वो उस पर एग्री नहीं कर रहे थे। अपने कल्चर के हिसाब से, वो कल्चरल अफेयर्स के हिसाब से ये 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स चाह रहे थे। ऑल्दो पेपर में रशिया वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स था, लेकिन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड यूएसएसआर, जो 15 का एक था रशिया, लेकिन हकीकत में रशिया ही सब कुछ डोमिनेट कर रहा था, अदर रीजन्स को तो निग्लेक्ट किया जा रहा था और उनको दबाया जा रहा था। तो वी कैन से सोवियत यूनियन एक ग्रेट पावर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उनका सिस्टम बहुत ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था लोगों के लिए, एंड स्पेसिफिकली जो रशिया के अलावा दूसरी जगहों के थे। तो ये आपका सेक्शन सी था, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस थे, मैंने बुलेट्स दिए हैं, एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगे कि आप इससे कुछ बेटर लिख सकते हो तो आप वो पॉइंट लिख लेना, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना, मार्किंग स्कीम ध्यान रखना कि क्या लिखे से 1+1+1 है, ये तो खैर सेक्शन डी है, बट सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डिस्कशन अगर है, कुछ भी सवाल है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हो। अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में था 1990s में, ये क्लियर हो गया कि जो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है
वो सिर्फ अमेरिकाज डोमिनेशन तक लिमिट नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन और एशियन ये एमर्ज हुए विद इन ब्रिक्स, एमर्ज न्यू सेंटर ऑफ पावर। वर्ल्ड स्टेज पे ये नई ऑर्गेनाइजेशंस, नए ग्रुप्स एमर्ज होने लगे जिन्होंने अपनी पावर दिखाई। द टर्म ब्रिक्स, ब्रिक्स में ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है। तो ये जो ब्रिक्स रेफर कर रहा है, साउथ अफ्रीका है। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स है प्राइमरीली कॉपरेट करना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और मेंबर्स की नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स। ये नहीं कि ब्राजील रशिया के अच्छा आप बताओ अब यूक्रेन में क्या हुआ था, कितना क्या, इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उस पे ये कमेंट नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वालिटी। सब बराबर है, ये नहीं क्यों कहेंगे यार तुम तो ब्राजील हो, तुम इंडिया हो, तुम रशिया हो, सब इक्वल। द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स कंक्लूड हुई थी ब्राजील में 2019 में। तो नेम द पॉलिटिकल लीडर हु चेयर्ड द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स। 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स जो थी वो हुई थी ब्राजील में, और उसके जो पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने उसको चेयर किया था उनका नाम क्या था? लियोनेड ब्रेजिन, जेयर बोसोनारो, दियोदोरो द फोंसेका, जेकोब जुमा। तो इनमें से कौन से वो पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने चेयर किया था? तो इसका आंसर है जेकोब जुमा। तो क्वेश्चन 2 है, which among the following statements about BRICS is correct? BRICS was founded and promoted for the welfare of people of South Asia and to improve their quality life. BRICS countries respect mutual equality. BRICS was established to create free trade agreement for the investment, labor and services. The headquarter of BRICS are at Kathmandu. तो जब हमने ब्रिक्स का ये पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें उन्होंने बोला कि सारी कंट्रीज के वेलफेयर के लिए, तो सिर्फ साउथ एशिया की जो प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये इसके लिए फाउंड नहीं हुआ था। ये ठीक है, बट आगे के पॉइंट्स भी देखते हैं। ब्रिक्स वाज एस्टैब्लिश टू क्रिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं। हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स नेपाल में नहीं है ये। तो इसका आंसर है बी। और ये आपके यहाँ पे मेंशन्ड भी है, म्यूचुअल, ये रहा म्यूचुअल इक्वालिटी। तो इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। BRICS turned into BRICS after the inclusion of South Africa in its first meeting in year। तो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट मीटिंग कब थी? 2019 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो ब्रिक्स की जो फर्स्ट मीटिंग जिसमें साउथ अफ्रीका भी इंक्लूडेड था वो थी 2009 में। ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2006। कहाँ पे? ब्राजील में, इंडिया में, रशिया में, चाइना में। तो इसका आंसर है रशिया। क्वेश्चन 5, इन द गिवन आउटलाइन, ये पॉलिटिकल मैप है, 4 स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड, ABCD। आपको इन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना है इन इंफॉर्मेशन पे। तो 1 मार्क तो आइडेंटिफिकेशन का है बिलो। उसके बाद आपको करेक्ट आंसर लिखना है विद रिस्पेक्टिव और फिर उसको आपको करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के फॉर्मेट में उसको मार्क करना है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो द स्टेट वेयर कोलिजन लेड बाय CPI फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन 1957। तो जो फर्स्ट क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी केरला में। द स्टेट रिलेटेड टू लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो स्टेट रिलेटेड थी वो थी वेस्ट बंगाल। द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जिन्होंने इसको क्या था वो कहाँ से बिलोंग करती थी? तो था बिहार। द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम। तो ये तमिलनाडु से, एंड तमिलनाडु ही वो था। फॉर इंफॉर्मेशन यूज, तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अगर हम बात करें
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए है ये तमिलनाडु, सी है केरला, डी है आपका बिहार और बी है आपका वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे अगर हम इनको टेबल में मार्क करें तो 1 का सी केरला, सेकंड का बी वेस्ट बंगाल, थर्ड का डी बिहार और फोर्थ का ए तमिलनाडु। तो ये हो गया एंड ये हमने मार्क भी कर दिए, मैंने लिख दिए हैं टेबल से, आप ये देख लीजिएगा, और ये मैंने मैप में भी मार्क कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो थे वो रीजन था कि कांग्रेस स्प्लिट हुई। नेम द लीडर हु लेड द सिंडिकेट ग्रुप। तो के कामराज अमंग द लीडर्स, उन्होंने। नेम द पार्टी दैट डोमिनेटेड द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो ये है कांग्रेस। नेम द लीडर हु गेव द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो ये राम मनोहर लोहिया। ठीक है, अब ये कार्टून है, ये चाइना और इंडिया को दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो इंडियन टेरिटरी है। लुक इफ अनटूवर्ड incident occurs, now the responsibility will be entirely yours. एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्यूजेशंस, प्रोवोकेशंस, चार्जेस, इस तरीके से ये फंदा बनाया हुआ है इन्होंने। एंड क्वेश्चंस देखते हैं आप इस इमेज पे। बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना erupted in 1960. तो पंडित नेहरू was having talks with his counterpart in China which proved futile. तो वो कौन से ऐसे जिनसे वो बात कर रहे थे चाइना के? तो माओ त्सिंग, प्रेसिडेंट जिनपिंग, जियाओ इलई, दलाई लामा। किनसे वो बात कर रहे थे जो वर्क नहीं की थी? तो वो माओ त्सिंग थे। नेम द प्लेस इन इंडिया विच was occupied by China in year 1962. तो उसका नाम है अक्सई चिन। Dash was the defense minister of India during Indo-China war. कैलाश नाथ कज्जू, वी के कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन से हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जब ये चाइना इंडो चाइना वॉर हुआ था? तो इसका आंसर है वी के कृष्ण मेनन। ये उस वक्त के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। नेम द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना 29 अप्रैल 1954 को। पीस एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या ताशकेंद एग्रीमेंट? तो हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। तो इसे भी हम देख लेते हैं। इन जनवरी 1966 प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साइन ताशकेंद एग्रीमेंट। उन्होंने किसके साथ किया था? जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, मोहम्मद जियाउल हक, मौसा खान। इनमें से किसके साथ उन्होंने ताशकेंद ट्रीटी को साइन किया था? तो उसका आंसर है जनरल अयूब खान। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज हेल्ड एट बेलग्रेड, उज्बेकिस्तान, बाकू, न्यू दिल्ली। तो बेलग्रेड में हुई थी ये फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट की मीटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडो चाइना वॉर इज करेक्ट? जो 1962 में हुआ। चाइना कुड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, सोवियत हेल्प चाइना अगेंस्ट इंडिया, Chinese forces did not withdraw his troops back to their early position. तो could not cross ये तो नहीं है, न्यूट्रल। चलो आगे देखते हैं। सोवियत हेल्प चाइना अगेंस्ट इंडिया, चाइनीज ट्रूप्स डिड नॉट विड्रॉ, नहीं, एग्रीमेंट हुआ था हमारा। तो सोवियत यूनियन जो थी वो न्यूट्रल रही थी। ऑन विच ग्राउंड डिड इंडिया ग्रांट पॉलिटिकल असाइलम टू दलाई लामा एंड थाउजेंड्स ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजीज?
तो दलाई लामा वॉज नोन एज तिब्बतियन लीडर. इंडिया ग्रांटेड पॉलिटिकल असाइलम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड. दलाई लामा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इंडिया में, या पीपल ऑफ इंडिया दलाई लामा को सपोर्ट कर रहे थे. तो हमने ऐसा कुछ नहीं था कि सपोर्ट था या वो तिब्बतियन लीडर थे, हमने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही उनको शरण दी थी. सेक्शन ई, ये आपके सेक्शन डी हो गया. इसमें हमने एमसीक्यूज, मैप, कार्टून, शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए. अब ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन ई. इसमें आपको हर क्वेश्चन में 2 चॉइसेस मिलती हैं, लेकिन हम दोनों चॉइसेस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एनालिसिस ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो कल्चर और पॉलिटिकल पे पड़ा. सबसे पहले हम कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं. तो कल्चरल इफेक्ट जो ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ, टू द फियर, एक फियर आया कि प्रोसेस के कारण जो कल्चर्स हैं वो थोड़े थ्रेट में आ गए. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने एक यूनिफॉर्म कल्चर, हर जगह पे एक सेम तरीके का कल्चरल होमोजेनाइजेशन, हर जगह पे यूनिफॉर्मिटी वाली चीज को बढ़ावा देना शुरू कर दिया. तो पॉपुलैरिटी ऑफ बर्गर एंड ब्लू जीन्स, सम आर्ग्यू had a lot to do with powerful influence जो अमेरिका का है. This led to the shrinking of the rich cultural heritage of the entire globe. Sometimes external influence simply enlarge our choices and sometimes they modify our culture. हमारे कल्चर को मॉडिफाई करता है, बढ़ाता है. जो ट्रेडिशंस हैं उनके साथ हम कुछ मिक्स कर लेते हैं, जैसे इंडो वेस्टर्न कल्चर्स आजकल इमर्ज होने लगे. ब्लू जीन्स ऑन अदर हैंड कैन गो वेल विद हैंड स्पन खादी कुर्ता. तो कुर्ता, हमारा जो कुर्ता है वो ट्रेडिशनल हो गया और साथ में हमने ब्लू जीन्स पहन ली. तो ये इंडो वेस्टर्न ट्रेडिशनल प्लस एक मिक्सचर की तरीके से इमर्ज होता है. तो कॉन्सिक्वेंसेस में फर्स्ट नेगेटिव था, सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव. तो आपको सिर्फ नेगेटिव नहीं, बट जब आपसे ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा, इन जनरल एनालाइज करने को बोला जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स डालिए. वाइल कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी एक ग्लोबलाइजेशन का एस्पेक्ट है, सेम प्रोसेस ने एक जनरेट्स प्रिसाइजली ऑपोजिट इफेक्ट. इसके कारण क्या हुआ? डिफरेंट कल्चर्स मोर डिस्टिंक्ट. तो हर कल्चर जो है वो अपने आप में एक डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, और इस फिनोमिना को हम कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये टर्म्स कल्चरल होमोजेनाइजेशन और कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन याद रखिएगा. पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस एट मोस्ट सिंपल लेवल, इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी. जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी थी करने की, जो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, अब वो ग्लोबलाइजेशन के कारण वीक हो गई. ऑल ओवर द वर्ल्ड एक वेलफेयर स्टेट की तरह पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नाउ गिविंग वे कि मोर मिनिमलिस्टिक स्टेट जो है वो कोर फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, सिक्योरिटी सिटीजन्स की. वन हैज टू कीप इन माइंड कि ग्लोबलाइजेशन स्टेट की कैपेसिटी हमेशा रिड्यूस नहीं करती. स्टेट हमेशा एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन रहेगी. टेक्नोलॉजी स्टेट की काम करने की कैपेसिटी को एनहांस कर सकती है, अच्छे से कर सकती है. तभी हम ये कह सकते हैं कि कल्चर और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो ग्लोबलाइजेशन के हैं वो पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका ऑप्शन आप ये वाला कर सकते हो या दूसरा था, एनालाइज एनी 3 रीजंस जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट किया जाता है. तो आर्ग्यूमेंट्स जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हैं, वो है कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, जिसके कारण अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब हो जाता है. ये लेफ्टिस्ट जो आर्ग्यूमेंट है ये आया ग्लोबलाइजेशन में. सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन होने के कारण स्टेट की पावर वीक हुई, वो इंटरनल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, उसको वो नहीं फुलफिल कर पा रही. थर्ड, ग्लोबलाइजेशन का आइडिया सेल्फ रिलायंस और प्रोटेक्शनिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है. फोर्थ, पीपल जो एज ओल्ड वैल्यूज हैं उनको अब लूज करते जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण.
कुछ क्रिटिक्स ये भी सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक दूसरा इंपीरियलिज्म का ही फॉर्म है। वर्ल्ड सोशल फोरम्स भी नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करती हैं, ऐसी ट्रेड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती हैं। कॉमन फिनोमेना ये भी ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। 1999 हाईलाइट्स सिएटल ड्यूरिंग WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये चीज देखने को मिलती है कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करती हैं। Next question. In this changing world, a strengthened and revitalized United Nation is desirable. Highlight the necessary reforms for the empowered United Nations. अगर हमें United Nation को empower करना है तो उसके लिए हमें क्या reforms करने चाहिए? Yes, in this changing world, a strengthened and revitalized United Nation का होना बहुत जरूरी है. In fact, ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए फंडामेंटल लेवल पे जिनके कारण ये और ज्यादा बेहतर हो सके। तो उनमें से कुछ रिफॉर्म सजेस्टेड हैं, ये बुलेट्स हैं, आप इनको डीप में एक्सप्लेन कीजिएगा अपने आंसर में। रिफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, जो स्ट्रक्चर है उनका ऑर्गेनाइजेशन का और जो तरीका है उसमें थोड़ा सा चेंज लाना। सेकेंड, रिव्यू द इशू, जो उनके जुरिस्डिक्शन में, जो उनके दायरे में नहीं आते हैं उनको रिव्यू करना। थर्ड, मेजर कंसर्न हैज बीन कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि लार्जली स्टैटिक है, जबकि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है वो बड़ी है, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल है वो बिल्कुल स्टैटिक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये करना चाहिए उनको। फिफ्थ, प्रपोजल ऑफ इम्प्रूविंग यूएन्स बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। सम कंट्रीज ये चाहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेटर रोल, जो पीस और सिक्योरिटी मिशन है उसमें ज्यादा बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, और कुछ ये चाहते हैं कि उनको ह्यूमैनिटेरियन रोल प्ले करना चाहिए। तो ये सारे रिफॉर्म्स हैं जिनके कारण और ज्यादा बेटर वो वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल which according to your opinion is major difference in the privileges given to its permanent and non-permanent members. जो permanent members हैं उनको कुछ ऐसी privileges दी जाती हैं जो कि different हैं non-permanent members से, तो हमें उनको analyze करना है। तो यूनाइटेड नेशन की जो composition है, सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स हैं जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। 5 जो परमानेंट है वो है यूएस, रशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। 10 जो नॉन परमानेंट हैं वो सिर्फ 2 साल के टाइम के लिए होते हैं और उसके बाद नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। एक कंट्री दोबारा री इलेक्ट नहीं हो सकती आफ्टर 2 ईयर्स। जैसे सपोज 2 ईयर के टाइम स्पैन के लिए इंडिया इलेक्ट हुई तो अगले टाइम में इंडिया नहीं इलेक्ट होगी, कोई और कंट्री होगी। उसके बाद दोबारा से हो सकती है बट इमीडिएटली नहीं हो सकती। डिफरेंसेस जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स में है, हमें ये फैक्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो 5 स्टेट्स हैं ये परमानेंट हैं क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल स्टेट्स हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल थी और विक्टोरियस थी। ये परमानेंट मेंबर्स के पास प्रिविलेज होती है वीटो पावर, जो कि सबसे बड़ी चीज है। इसका मतलब कि अगर कोई एक भी नेगेटिव मैनर और स्टॉल ऑफ डिसीजन अगर किसी एक को भी लगता है तो वो अपनी वीटो यूज कर सकता है। These decisions are binding to all UN members. नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास तो ये सब प्रिविलेजेस हैं ही नहीं। अगला क्वेश्चन, एनलिस्ट द मेन कंसिडरेशन, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडियन यूनियन के साथ ब्रिंग किया गया। नेम द लीडर जिन्होंने ये हिस्टोरिक रोल प्ले किया कि सारी प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठे लाने का। तो ये 2 आपको एक्सप्लेन करनी है बातें। तो सबसे पहले, विद द पार्टीशन इंडिपेंडेंट इंडिया, ब्रिटिश क्राउन ने प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी थी कि वो इंडिया या पाकिस्तान किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो खुद को इंडिपेंडेंट नेशन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया की बनी थी उन्होंने सबसे पहले इसके अगेंस्ट, जो
एक्शन लिया, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के दो पार्ट्स हो चुके थे, इंडिया और पाकिस्तान। तो अगर अब प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती है तो इंडिया के और ज्यादा स्मॉल साइजेस में डिवाइड हो जाते। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लाने में इन्फ्लुएंस रही, पीपल ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते थे। गवर्नमेंट वॉज रेडी टू बी फ्लेक्सिबल, इन लोगों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी देने के लिए कि जिस रीजन में आपको, जैसे हैदराबाद है या कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी ऑटोनॉमी, आपको थोड़े से राइट्स देने को इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड थी। और सबसे बड़ी बात ना जनता होती है, जब जनता सपोर्ट कर रही है कि हमें इंडियन यूनियन के साथ जाना है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। नेक्स्ट फैक्टर है द गवर्नमेंट वाज फर्म, कि वो इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन जो टेरिटोरियल बॉडीज का है वो उसके लिए बहुत फर्म थी। अब लीडर जिन्होंने हिस्टोरिक रोल प्ले किया, द देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इस पूरे इंटीग्रेशन में। ही रीच्ड आउट टू प्रिंसली स्टेट्स। अगर आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूवी है सरदार, आप वो भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी कुछ पता चलेगा। ही नेगोशिएटेड विद देम पीसफुली और डिप्लोमेटिकली। तो उनके जो एफर्ट्स थे, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया। अब ये पॉइंट्स रेलेवेंट हैं, बट आप कोई और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन है, आप इसकी जगह ये आंसर लिख सकते हो, डिस्कस द 3 रीजंस कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को इंडिपेंडेंस के बाद सेटअप किया गया। रीजन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप करने का, आर नेशनल मूवमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो लैंग्वेज है उसके बेस पे स्टेट्स फॉर्म होंगी। इनफैक्ट जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, द प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत सारे प्रोविंशियल काउंसिल कमिटीज क्रिएट की गई वो लिंग्विस्टिक जोन्स के लिए, लेकिन वो डिड नॉट फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो ब्रिटिश इंडिया का था, उसके हिसाब से वो डिवीजन नहीं था। थिंग्स चेंज, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद हमारे लीडर्स को लगा कि हमें स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे कार्व आउट करना चाहिए, लेड टू डिसरप्शन एंड इंटीग्रेशन। तो सेंट्रल लीडरशिप ने पोस्टपोन किया इस रीऑर्गेनाइजेशन के मैटर को। द डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय लोकल लीडर्स। उन्होंने प्रोटेस्ट किया तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ओल्ड मद्रास में, प्रोविंसेस में, और आज के जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, केरला, कर्नाटका, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसको विश्व आंध्रा मूवमेंट कहा गया था। दिस मूवमेंट ने क्या डिमांड किया कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं उनको मद्रास प्रोविंसेस से सेपरेट होना चाहिए, जो कि उस वक्त हिस्सा थे, एंड सेपरेट आंध्र प्रोविंस। बहुत ज्यादा मोमेंटम इस मूवमेंट ने गैदर कर लिया, काफी लोगों ने इसको सपोर्ट करने शुरू कर दिया। तो कांग्रेस लीडर एंड वेटरन गांधीयन जो फॉर 56 डेज ऑफ इनडेफिनिट फास्ट जो उन्होंने किया था इसके लिए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके कारण लोग सड़कों पे आ गए, बहुत वायलेंस होने लग गया, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एक सेपरेट आंध्र स्टेट दिसंबर 1952 में फॉर्म करने का। फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्पीयर्ड अ स्ट्रगल ऑफ मेकिंग स्टेट्स लिंग्विस्टिक लाइंस। तो जैसे ही आंध्रा बना तो और हिस्सों में भी लोगों ने अपने वहां की स्टेट्स बनाने के लिए स्ट्रगल करनी शुरू कर दी, और इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट 1953 में कि रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ स्टेट के लिए इस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिजन गवर्नमेंट प्रूव टू बी अ बोन फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस स्टेटमेंट को आप बताइए कि कैसे कोलिजन जो कोलाइड दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं वो कैसे एक बेनिफिशियल है। तो कोलिजन गवर्नमेंट्स इन इंडिया जब 1967 के इलेक्शंस हुए तो ऑपोजिशन पार्टी ने रियलाइज किया कि उनके वोट्स डिवाइड हो रहे हैं, और उनके वोट्स डिवाइड होने के कारण ही कांग्रेस हमेशा पावर में आती है। इसके कारण एक एंटी कांग्रेस में सारे मिलके राइज हुए, नॉन कांग्रेसिज्म, ये एक फैक्ट इमर्ज हुआ जिसने सारी ऑपोजिशन को कांग्रेस के अगेंस्ट लाके खड़ा किया। एज अ रिजल्ट एक कोलिजन गवर्नमेंट बनी जिसमें 8 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और काफी अलग अलग स्टेट्स में
ये कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुई। इलेक्शन हुए लोकसभा के 1971 में, स्टेट इलेक्शन 1972 में कांग्रेस विक्टोरियस रही, लेकिन अंडर मिसेस इंदिरा गांधी उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, जो भी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर कि कोई भी टेंशन को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो अब नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कोलिजन आ गया। 1975 में जब इमरजेंसी आई तो उसने फिर से ऑपोजिशन को साथ में लाके खड़ा किया, जनता पार्टी फॉर्म हुई और वो 1977 में पावर में आई, लेकिन वो साथ नहीं रह सके क्योंकि उनकी लीडरशिप और कॉमन प्रोग्राम नहीं था। तो इसके कारण कांग्रेस फिर से 1980 और 1984 में पावर में आई और वो जीती। एंड एक ही लीडर जो उनकी अपील थी, जिसकी अपील के नाम पे वो पावर में आई, वो थी मिसेस इंदिरा गांधी। इन 1989 इलेक्शन हुए, कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन फिर भी वो ऑपोजिशन में बैठी क्योंकि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने जनता दल के साथ अलायंस किया और कुछ रीजनल पार्टीज के साथ। तो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आने के बाद भी वो ऑपोजिशन में बैठी। और इसी कारण से जो ये 1989 के इलेक्शंस हैं, इसने कांग्रेस के जो डोमिनेशन जो ना जाने कितने सालों से चल रहा था उसको अंत किया और कोलिजन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। वन या टू पार्टीज नेवर गॉट मोस्ट ऑफ द सीट्स, कोई सिंगल पार्टी ने क्लियर मेजोरिटी सिक्योर नहीं की। और इनिशियली जो एरा ऑफ कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट है सेंटर में, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करने लगा। तीन मेजर डेवलपमेंट्स इसने 1980s में लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंडिया को एंड किया। द मेन डेवलपमेंट जो 1980s तक एंड में हुई वो थी द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। द मेन डेवलपमेंट जो डोमिनेंस ऑफ लगभग पिछले 20 साल से कांग्रेस का था, वो 1989 में एंड हुआ। तो द पार्टी 1991 में दोबारा आई जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई एंड राजीव गांधी असैसिनेशन। पर उसके बाद तो पॉलिटिकल बिल्कुल डोमिनेशन खत्म हो गया था जब राजीव गांधी की डेथ हुई। तो मंडल इशू, द इशू स्टार्टेड इन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। इन्होंने ये रेकमेंड किया कि 1990 में रिजर्वेशन ऑफ 27% जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी जॉब्स हैं उसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी को। इसने बहुत गुस्सा और एंगर लोगों के अंदर स्प्रेड किया पॉलिटिक्स में, जिसके कारण 1989 में नॉन कांग्रेसिज्म शुरू हुआ। नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दीज वर अनाउंस्ड एज अ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ये राजीव गांधी ने इनिशिएट किए, लेकिन मोर विजिबली नरसिम्हा राव ने जब 1991 में अपना टेन्योर किया तब उन्होंने इसको इनिशिएट किया। और कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, फॉरेन रिजर्व्स के लिए उन्होंने वहाँ पे अपने फॉरेन रिजर्व, क्योंकि हमारे इम्प्रूव करने थे तो इसलिए उन्होंने अपने गेट्स को ओपन किया। और राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ इलेक्शन के टाइम पे, तो एक पावरफुल लीडरशिप जो एग्जिस्ट करनी चाहिए थी वो नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। जब वो तमिलनाडु में एक रैली देने गए इलेक्शन में 1991 में, तो कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनी। आफ्टर दिस नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर के तौर से अपॉइंट किया गया। एंड फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि कोई एक सिंगल पार्टी पावर में नहीं आई। उसके बाद जो कोलिजन गवर्नमेंट है उसका सिस्टम शुरू हो गया। तो ये थे आपके एक तरीके से पूरा का पूरा सैम्पल पेपर। मैंने इसको पूरे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के आंसर्स को ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो अगर आपको लगे कि आपको कुछ रिवीजन की ज़रूरत है तो आप एक बार रिवाइज करके उसके बाद दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।